शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होगा वो होगा आप लोगों का जीआईटी की पैथोलॉजीज। ठीक है, हम जीआईटी की जितनी भी पैथोलॉजीज होंगी वो सारी की सारी पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर देखेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का, वो है आप लोगों का इंटोससेप्शंस। कि इंटोससेप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इंटोससेप्शन की तरफ जाने से पहले दो से तीन चीजें आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्जामिनर लाजमी क्वेश्चन पूछता होता है। और हमारा क्योंकि एक तरह का जो मेन टारगेट है वो ये है कि एग्जाम के पहले पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एक तरह का हम आपको करवा दें। ठीक हो गया। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग वो एक तरह का एक्टिवली हो के आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स जो है वो सुनने हैं। बाकी टेस्ट आप लोगों के ऑलरेडी साथ साथ जो होगा वो चलते जाएंगे, सारी चीजें जो होंगी वो साथ साथ होती जाएंगी। तो अब हम बातों को खत्म करते हैं, आपके आते हैं टॉपिक की तरफ जिसको हम कहते होते हैं एक तरह का इंट्रोसपेक्शन है क्या। देखो बच्चों, अगर कोई भी बंदा आपसे पूछता है आसान वर्ड्स के अंदर कि इंट्रोसपेक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो आपने क्या कहना है। आपने ये कहना होता है कि इंट्रोसपेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आप लोगों से पूछता है कि इंट्रोसपेक्शन क्या है तो आप इसको क्या डिफाइन कैसे करोगे। आपने ये कहना होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक सेगमेंट जो इंटेस्टाइन का होता है ना, वो दूसरे सेगमेंट के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है। बात की समझ आई कि नहीं है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए इंटरसेप्शन है क्या, तो इसकी इजी वर्ड्स के अंदर आपने डेफिनेशन क्या बतानी है। जैसा कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर आपकी ये गट है वो इस तरह ये सारी की सारी जा रही है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ जी जनाब ये गट एक तरह की ऐसे जा रही है। तो आपने ये कहना है कि इंटरसेप्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आप ये गट इस तरह इन्वेजिनेट हुई, इस तरह अंदर की तरफ गई और उसके बाद क्या हुई, एक तरह की ऐसे गई। अब ये कंडीशन जिसके अंदर आपकी गट इन्वेजिनेट होती है, इस कंडीशन को आप कहते होते हो इंटरसेप्शन। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है तो हाँ जी जनाब का इंटरसेप्शन क्या है, तो आपने इसकी डेफिनेशन क्या बतानी है। आपने कहना है कि इंटरसेप्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक इंटेस्टाइन का पार्ट आपकी दूसरी इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है। अब जब भी एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट्स के अंदर इन्वेजिनेट करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा। बच्चे आप खुद सोचें। इसके साथ यहाँ पर ब्लड की सप्लाई जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, नर्व की सप्लाई जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, वेनस सप्लाई जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। तो ये सारी की सारी जो सप्लाई होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब आपकी सारी की सारी सप्लाई डिस्टर्ब होगी, जब आपकी आर्टेरियल सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो आपके गट को, बावल को, इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इवन के नेक्रोसिस भी हो सकती है। क्या हो सकती है, एक तरह की नेक्रोसिस भी हो सकती है। अब वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर एक बावल दूसरी बावल के अंदर इन्वेजिनेट करती है या एक इंटेस्टाइन का हिस्सा दूसरे इंटेस्टाइन के हिस्से के अंदर इन्वेजिनेट करता होता है, तो आप लोगों ने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि ये एक आपकी शेप देता होता है। और उसकी जो शेप होती है उसको हम कहते होते हैं टेलीस्कोपिक शेप। क्या होता है, एक तरह का टेलीस्कोपिक शेप आप कहते होते हो कि ये होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि इंटरसेप्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक हिस्सा जो इंटेस्टाइन का होता है वो दूसरे इंटेस्टाइन के हिस्से के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है। दूसरा आपने क्या कहना होता है, आपने कहना होता है आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो शेप देता होता है वो टेलीस्कोपिक शेप देता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है जो इन्वेजिनेट करती है वो कौन सी होती है, तो आपने क्या बताना है बच्चों। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है जहां पे इन्वेजिनेशन देखी जाती है, तो इसका आपने आंसर देना होता है कि मोस्ट कॉमन जो जगह देखी जाती है वो होती है इलियोसिकल वाल्व के नजदीक। कहाँ पे होता है, एक तरह का प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल वाल्व। तो यहाँ पे आपने कहना है कि जो इलियोसिकल वाल्व होता है उसके बिल्कुल नजदीक जो है वो जनाब देखा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आगे देखें बच्चों। अगर ये पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन जो होती है ये कब देखी जाती है,
आपने ये कहना होता है कि मोस्ट कॉमनली ये देखी जाती है कि एक तरह का 3 मंथ से लेके 2 इयर्स तक, हाँ तक एक तरह का 2 इयर्स तक। बुक के अंदर 3 इयर्स लिखा है, लेकिन मोस्ट कॉमनली मुख्तलिफ सोर्सेज के अंदर 2 इयर्स ही लिखा है, तो आपने 2 इयर्स को ज्यादा फॉलो करना है। ठीक है, कि मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखा जाता है, आपने कहना पहले 2 साल के अंदर अंदर ये देखा जाता है। जो बच्चे पहले 2-3 साल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है। ठीक हो गया। अगर ये पूछा जाए कि इसकी जो रेशियो है वो मेल के अंदर ज्यादा है या फीमेल के अंदर ज्यादा है, तो आपने कहना है मेल के अंदर इसकी रेशियो 3 टाइम्स ज्यादा होती है। क्या होती है? एक तरह की 3 टाइम्स जो होती है, एक तरह की हायर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो मेल्स होंगे उसके अंदर इनकी जो रेशियो होती है वो 3 टाइम्स हायर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इंटरसेप्शन होता क्या है। इंटरसेप्शन, ओ भाई जबीउल्लाह कौन से हो? हेलो, जबीउल्लाह। अच्छा हसीब, मैंने कब पता नहीं। जबीउल्लाह ही मुझे मैसेज कर रहा है, जबीउल्लाह मैं ठीक हो गया। नहीं सही बात है यार, हमें तुम जबीउल्लाह के नाम से जनाब कहीं और मैसेज हो रहे होते और बाद में कहते सर ने मैसेज किए हैं। अच्छा जी। तो आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का इंटरसेप्शन क्या होता है? ओके ओके ओके। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इंटरसेप्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक बावल दूसरी बावल के अंदर क्या होती है, एक तरह की इन्वेजिनेट हो जाती है। ठीक है, आपके आपके नाम का ओके हो गया जी, पता नहीं वो सही होगा या भाई झूठ होगा। तो आपने कहना जब एक बावल दूसरी बावल के अंदर इन्वेजिनेट होती है तो इसके नतीजे में एक शेप बनती है, उस शेप को आप क्या कहते हैं? टेलीस्कोपिक शेप। ठीक हो गया, क्या बनती है? एक तरह की टेलीस्कोपिक शेप बनती है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपसे अगर पूछा जाए कि ये मोस्ट कॉमन किन लोगों में देखा जाता है, आपने कहना है कि वो बच्चे जो 3 साल से छोटे छोटे होते हैं उनमें देखा जाता है। चौथे नंबर पे आपने कहना है कि ये मोस्ट कॉमनली जो जगह होती है वो इलियोसिकल वाल्व की होती है उसके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि ये मेल के अंदर 3 टाइम्स जो होते हैं वो हायर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक होगा बच्चों, तो एक तरह का 3 टाइम्स हायर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि इंटरसेप्शन के अंदर कौन कौन से एक तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, तो आपने सबसे पहले जो बात करनी होती है वो ये कहनी है कि रिस्क फैक्टर्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो आइडियोपैथिक होता है। आइडियोपैथिक का मतलब क्या होता है कि हाँ जी जनाब, एक बंदे को इंटरसेप्शन हो गया बच्चे को, लेकिन कॉज पता ही नहीं है कि हो क्यों रहा है। तो आपने कहना आइडियोपैथिक जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। आइडियोपैथिक एक तरह का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नंबर 2, आपने कहना होता है कि और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चे, वो चीजें जो प्रेशर डालती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, ये एक तरह की गट है ना, फॉर एग्जांपल ये इस तरह गट जा रही है, ठीक होगा, ये गट इस तरह जा रही है, ये वो। अब देखें ये हिस्सा जब ये एक तरह का बावल के अंदर एक तरह का इन्वेजिनेट करेगी, यानी कि इस तरह ये इन्वेजिनेट कर गया, उसके बाद ये निकलता है ऐसे। अब ये जब ये इन्वेजिनेट किया तो इसको आपने क्या कहना है? इस हिस्से को आपने कहना है इंटरसेप्शन कहना है। इस हिस्से को जब एक गट दूसरी गट के अंदर चले गई, तो बच्चों यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्सेस हो सकते हैं, जो प्रेशर हो सकते हैं जो इसके ऊपर पड़ते हो, तो उसकी वजह से इमेजिनेशन हो सकती हो। बात की समझ आई कि नहीं है? अगर ये गट है और यहाँ पे आपका कोई ना कोई कैंसर है और इसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है, तो ये गट अंदर की तरफ जा सकती कि नहीं जा सकती? सिंपल सी बात है, जा सकती है। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके होते हैं? आपने कहना है पोलिप्स, इंटेस्टाइनल पोलिप्स रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इंटेस्टाइनल पोलिप्स होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों आपने कहना है लिम्फोमा होता है। नंबर 3 आपने कहना है कि इसके अंदर आपके पेयर पैचेस आ जाते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का पेयर पैचेस की जब इन्फ्लामेशन होती है बच्चों तब हो सकता है। नंबर 4 आपने कहना माइकल डिवर्टिकुलम होता है या मैकल डिवर्टिकुलम होते हैं। नंबर 5 आपने कहना होता है हिनोश स्पोनुलन परपूरा होता है। हिनोश स्पोनुलन परपूरा होता है। नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आता है, वो कहते हैं कि पेयर पैचेस की इन्फ्लामेशन ज्यादातर कब होती है? आपने कहना वायरल इन्फेक्शन के अंदर। जब वायरल इन्फेक्शन होती है तब होती है। कोई बंदा ये बता सकता है कि कोई ऐसा फीवर है जिसके अंदर आपके पेयर पैचेस की इन्फ्लामेशन होती हो? शाबाश। वो फीवर कौन सा है जिसके अंदर आपके पेयर पैचेस की इन्फ्लामेशन होती है बच्चों? उस फीवर, टाइफाइड फीवर, वेरी गुड। तो टाइफाइड फीवर के अंदर भी आपके पेयर पैचेस की इन्फ्लामेशन देखने को मिलती होती है। तो ये चीजें आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है।
एक तरह की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, और कौन कौन सी चीजें जो है वो एक तरह की पूछी जाती हैं। तो आपने क्या कहना है कि रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्या है, कोई प्रेशर है। अब देखें मैंने क्या कहा, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये एक तरह की एक गट है, ठीक है, ये इस तरह गट मूव कर रही है, तो भाई अगर ये गट इस तरह मूव कर रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ना कोई इस तरह ये प्रेशर पड़े, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे एक तरह का प्रेशर पड़े यहाँ पे, तो जब ये प्रेशर पड़ेगा तो ये गट अंदर की तरफ जा सकती कि नहीं जा सकती? सिंपल सी बात है, जा सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको आप इन्वेजिनेशन कहते हो। जब ये इन्वेजिनेशन कहते हो, ठीक है, तो इसको आपने क्या कहना होता है, आपने ये कहना है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, जैसा कि हिनोज कॉलन पर पूरा हो गया, जैसा कि जनाब आपने कहना लिम्फोमा हो गया, ट्यूमर होगी, पियर पैचेस हो गए, ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं जो कि प्रेशर डालती हैं। अब आगे आ जाओ, अब रिस्क फैक्टर्स हमारे हो गए। अब हम आते हैं कि एक तरह का, अगर किसी भी बंदे के अंदर बावल इन्वेजिनेट होती है तो होता क्या है। यार सबसे पहले तो आपको भी पता है कि जब ये बावल इन्वेजिनेट होती है तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई चल रही होती है, ठीक है। अगर ये जनाब इन्वेजिनेट होगी तो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो भी अंदर चले जाएगी। अगर खून की नाली अंदर की तरफ चलेगी तो क्या अगले वाले हिस्से को एक तरह का सही तरह ब्लड मिलेगा? ये बताएं। आपने कहना है कि अंदर वाले हिस्से को सही तरह ब्लड नहीं मिलेगा। जब ये एक तरह का आपका सही तरह ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है, एस्कीमिया हो जाता है। जब आपके गट का अस्कीमिया हो जाएगा, अगर ये परसिस्टेंट रहेगा, तो फिर हम क्या देखेंगे, इवन तक के जब उसकी वैसी डेथ हो गई, वो स्कीमिया हो गया, नेक्रोसिस होगी, तो परफोरेशन भी हो सकती है, क्या हो सकता है, एक तरह की परफोरेशन भी हो सकती है। एक बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर लाजमी रखनी है, वो कौन सी, अगर बच्चों कभी भी एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह पूछता है ना, किस तरह जी, अगर एग्जामिनर कभी भी आपके एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछता है और वो ये कहता है, अ चाइल्ड प्रेजेंट टू यू, अ चाइल्ड प्रेजेंट टू यू, इस तरह, टू यू विद इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या है, मतलब कि थोड़ी देर बाद, आपने कहना है इंटरमीटर सवियर क्रैम्पी अब्डोमिनल पेन, इंटरमीटर सवियर अब्डोमिनल पेन, एक बात लिखी है। उसके बाद कुरंट जेली स्टूल, कुरंट जेली स्टूल, नंबर 2 लिखा है। नंबर 3, एंड अपॉन एग्जामिनेशन अ palpable sausage mass or the sausage shaped mass is formed in the right upper quadrant। कहाँ पे, अपॉन एग्जामिनेशन sausage shape mass observed in right upper quadrant, what is your diagnosis? तो आंखें बंद करके भाईजान आपने जो आंसर लगाना है वो क्या लगाना है, आपने कहना ये इंटरसेप्शन। सिंपल सी बात है। कभी भी आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिस पेशेंट के अंदर वो ये कहते हैं कि इस बच्चे को सीवियर क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, कुरंट जेली स्टूल है, नंबर 3 वो ये कहते हैं कि इसके अंदर जब हम हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने के ऊपर, एग्जामिनेशन के करने के ऊपर एक सुसेज शेप मास जो है वो नजर आता है, तो आपने क्या कहना है कि ये क्या है, इंटरसेप्शन है। अब आप खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये गट इस तरह जो मूव कर रही है, जो गट इस तरह मूव कर रही है, जब ये गट इस तरह मूव करेगी, ठीक है, ये गट इस तरह मूव करेगी और इसके अंदर चले जाएगी, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो जनाब एक तरह का बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? जब ये ब्लड वेसल कंप्रेस होगी तो ब्लड जो होगा वो खून की नाली से बाहर निकल सकता है। जब ये ब्लड आपकी खून की नाली से बाहर निकलेगा तो ये जो ब्लड होगा वो जनाब आपका एक तरह का स्टूल के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता? जब ये स्टूल के अंदर आएगा तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जो भी स्टूल होगा उसके अंदर ब्लड आ रहा होगा, जेली स्टूल लाइक जो होगा वो ब्लड देखने को मिलेगा। आपको पेन का पता चल गया, आपको नेक्रोसिस का पता चल गया, आपको जनाब ये पता चल गया कि सुसेज शेप मांस देखते होते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। और क्या सिम्टम्स आप देख सकते हो, मुझे ये बताइए बच्चों। देखें, क्या जब ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके एक तरह का इन्वेजिनेट कर रहा है तो जो यहाँ पे खुराक आती है क्या वो आगे सही तरह ट्रेवल कर सकेगी? ये बताएं। आपको फॉर एग्जाम्पल के सही तरह ये ट्रेवल कर सकेगी? बच्चों ये सही तरह ट्रेवल है नहीं कर सकेगी, तो जिसके नतीजे में आपने क्या कहना है कि यही जो खुराक होती है इस तरह ऊपर की तरफ जाती है और वॉमिटिंग होती है। और ये जो वॉमिटिंग होती है, इस तरह की वॉमिटिंग को आप कौन सी वॉमिटिंग कहते हैं? बिलियस वॉमिटिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाइल आ रहा होता है। क्या आता है? एक तरह का बाइल आता है। तो आपने कहना है कि इस तरह की कंडीशन को आपने बिलियस वॉमिटिंग कहना होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, एक तरह का बाइल आता है।
क्लियर है? अब आगे देखें कि आगे क्या क्या सीन है। आगे अब आप लोगों ने कहना है कि देखें जब इस फीमेल के अंदर एक तरह का जो ब्लड है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि वो एक तरह का कंप्रेस हुआ है, तो ब्लड जो है वो लीक होता जाएगा। जब ये एक तरह का ब्लड जो होगा वो लीक होता जाएगा, तो यही जो फीमेल होगी इसके अंदर आल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो जाएगी कि नहीं जाएगी? वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जो होगा, वो जनाब लिथार्जी के अंदर नहीं जाएगा? एक उसको वॉमिट आ रही है, एक वो लिथार्जी के अंदर हाइपोवोलेमिया के अंदर जाएगा, डिहाइड्रेटेड नहीं हो जाएगा? तो सारे के सारे फीचर्स आप इसके अंदर देखोगे। आपने क्या करना है? आपने इसका क्या करना है? एक तरह का डायग्नोस करना है। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो आपने कहना होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। पर अगर आपसे पूछा जाए कि अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर आप क्या देखते हो, तो आपने कहना टारगेट साइन देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का टारगेट साइन देखते होते हैं। नंबर टू, डोनट साइन। टारगेट साइन कैसा? वो डोनट की तरह का नहीं होता यार, मतलब कि आपको पता है कि जब हम टारगेट करते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो ये टारगेट की साइन आप देखते होते हो जब आप अल्ट्रासाउंड करते होते हो। दूसरा कौन सा होता है? आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का एक्सरे करते हो। एक्सरे के अंदर आप क्या देखोगे? ऑब्स्ट्रक्शन देखोगे, क्योंकि ये आगे खुराक नहीं जा रही, तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन देख रहे हो, जिसकी वजह से बंदे को वॉमिटिंग होती है, क्योंकि आगे रास्ता बंद हुआ पड़ा है। तो एक्सरे आप करोगे। उसके बाद अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए ना कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड, विच ऑफ फॉलोइंग इज द diagnostic and therapeutic, what's the difference between the diagnostic and therapeutic? Guys, the main difference between the gold standard and diagnostic and therapeutic is this, that this test is also going to diagnose the patient and also can be used in the treatment purpose, also can be used for the treatment purpose। तो आपने कहना है कि उसका नाम क्या होता है? एयर कंट्रास्ट अनीमा। क्या होता है? एक तरह का एयर कंट्रास्ट अनीमा। तो आपने कहना है कि वो टेस्ट कौन सा होता है? एयर कंट्रास्ट अनीमा हम करते होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक हो गया बच्चों? तो उसके बाद कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं यहाँ पर समझ आई, वो बंदा पूछ सकता, वरना एक बार मुझे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है तो सारे का सारा मुझे आप बताएं कि शाबाश इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है। शाबाश बच्चों। सबसे पहले, एक मिनट जी। हाँ जी, हमने पढ़ा इंटोसिसेप्शंस। ओहो, इन्हें क्यों हो गया है? अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा? एक तरह का इंटोसिसेप्शंस। और इंटोसिसेप्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा बच्चों? इंटोसिसेप्शन। और इंटोसिसेप्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इंटोसिसेप्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक बावल जो होती है वो एक तरह की बावल क्या होती है? एक तरह की इन्वेजिनेट हो जाती है। इन्वेजिनेट हो जाती है दूसरी एडजेसेंट बाउल के अंदर। मुझे अब आप लोगों ने बताते जाना। शाबाश। अगली बात बच्चों मुझे ये बताइएगा कि मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है? जल्दी बताएं, आंसर दें। शाबाश। अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी, तो आपने आंसर क्या देना है? आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है वो इलियोसिकल वाल्व होता है। इलियोसिकल वाल्व होता है, ये आपने कहना है। नंबर टू बच्चों, अब नंबर टू आपने ये कहना है कि इलियोसिकल वाल्व के जरिए के अलावा, अगर इसके अलावा और ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब ये मोस्ट कॉमन किन लोगों में पाई जाती है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना 3 मंथ्स से लेके 3 इयर्स तक या 2 इयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर जो आपके एक तरह का जो रिस्क फैक्टर्स है वो क्या है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है आपका आइडियोपैथिक। उसके बाद कौन से होते हैं? एक तरह के ऑब्स्ट्रक्टिव पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लेड पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोलिप्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिम्फोमा हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेयर पैचेस हो सकते हैं जिसके अंदर रोटा वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हिनोस कोलन पर पूरा हो सकते हैं। ये सारे के सारे, और माइकल डिवर्टिकुलम भी होते हैं। ये सारे का सारा आपने बताना है। और उसके बाद अगर किसी को भी हो गया है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि इस बंदे को एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम है, सॉरी इंटोससेप्शन है, तो जो सिम्टम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? जो क्लिनिकल पिक्चर्स होगी पेशेंट की वो कौन सी होगी? तो आपने कहना है कि जो क्लिनिकल पिक्चर हम पेशेंट की देखते हैं, नंबर वन इसके अंदर क्या देखते हैं? आपने कहना है क्रैम्पिंग अब्डोमिनल पेन देखते होते हैं बच्चों। नंबर वन क्या देखते हैं? अब्डोमिनल पेन देखते हैं। नंबर टू बच्चों इसके अंदर हमने क्या देखना है? ये ट्राइएड लाजमी याद करें। एक अब्डोमिनल पेन, दूसरा आपने कहना होता है कि कुरंट जेली स्टूल, कुरंट जेली स्टूल। उसके बाद आपने कहना है कि नंबर थ्री आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर सुसेट शेप मास देखते होते हैं। ये 3 चीजें आपने लाजमी याद करनी है क्योंकि ये होता है इसके अंदर है। ठीक है, नंबर फोर आपका वॉमिटिंग हो गया, आपका डिहाइड्रेशन हो गई, आपकी अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होना शुरू हो गया, ये बात की बातें हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? आपने कहना कि जब हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं तो इसके अंदर आपका ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, सिंपल सी बात है।
जब ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या होगा, एक तरह का नेक्रोसिस होगा, और जो गट होगी वो एक तरह की परफोरेट भी हो सकती है, फट सकती है। अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपने डायग्नोज कैसे करना है, तो डायग्नोज के बारे में आपने कहना होता है कि बेस्ट जो डायग्नोज होता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। उसमें क्या देखते हैं, टारगेट साइन देखते हैं। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि जो दूसरा हम टेस्ट करते हैं वो एक्सरे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन देखनी होती है। तीसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि हम क्या करते होते हैं, अनीमा करते होते हैं। और ये जो अनीमा होता है वो क्या होता है, आपने कहना है एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस प्लस ऐसा बच्चा जिसका यहाँ तक किसी तरह कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों क्लियर है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें कि हाँ जी जनाब इसके अंदर और क्या हो सकता है। तो ये दो तीन चीजें जो आप लोगों को हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो भी इंटरसेप्शन का बच्चों पेशेंट होगा, इस पेशेंट के अंदर आपको पता है कि गट जो होती है वो एक तरह का आपकी नेक्रोसिस होने लगती है, बंदे को बार बार वॉमिटिंग होती है, तो बंदे के अंदर जो फ्लूइड होगा वो कम होगा ज्यादा होगा, जो फ्लूइड होगा वो बंदे के अंदर कम होगा ज्यादा होगा। तो फ्लूइड आपने क्या कहना होता है, बंदे के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से हम क्या देते हैं इसके अंदर इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं। तो आपने कहना होता है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक तरह का आईवी फ्लूइड्स देंगे, मतलब ड्रिपां लानियां ने तुसी। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आगे क्या काम है, आगे आप लोगों ने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब आईवी फ्लूइड्स देके अब हमने इसको डीकम्प्रेशन करना है। डीकम्प्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, इसका प्रेशर को कम करना है। अगर कोई भी बंदा, आपने जब आप हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी के अंदर जाओगे ना बच्चों, हाउस जॉब करोगे, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आएंगे और जिनकी हिस्ट्री ये होगी कि लास्ट 3 डेज से ना उनके अंदर स्टूल पास हो रहा है ना उसके अंदर फ्लैटस पास हुआ है। तो उसके अंदर क्या करना है, आपने इमरजेंसी उसके अंदर क्या करना होता है, डीकम्प्रेशन तकनीक इस्तेमाल करनी होती है। अब डीकम्प्रेशन तकनीक का मतलब क्या है, तो प्रेशर कम करना होता है, कि वो अपना प्रेशर पेट के ऊपर कम पड़े। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, परफोरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रेशर पड़ने के चांसेस होते हैं। तो हमने प्रेशर को कम करना है कैसे, पहले नाकाम पे हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी होती है, एनजी ट्यूब डालनी, मैदे से जनाब नाक से सीधा मैदे के अंदर गई, पेट के ऊपर प्रेशर ही नहीं पड़ा। दूसरा आपने क्या काम करना होता है, कैथेटराइजेशन करनी होती है, आपने फोली पास कर दी, बोली यूरिन भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही यूरिन निकलता रहेगा। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है, क्योंकि बंदे को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही थी, तो आपने करना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जनाब उसके एक तरह का करेक्ट करना है ये इसके अंदर। लेकिन अगर कोई ये बता पे कि नॉन सर्जिकल रिडक्शन कैसे होती है, तो आपने कहना होता है कि हम एयर अनीमा जो होता है वो जनाब उसको प्रेफर करते होते हैं। क्या करते हैं, एक तरह का एयर अनीमा जो होता है वो जनाब आपका करते हैं। अब एयर अनीमा के साथ क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये जनाब एक तरह की बावल है, ठीक है, और ये बावल इस तरह इन्वेजिनेट इस तरह हुई हुई है, ठीक है, इस तरह है। अब ये जनाब जब ये आपकी इस तरह इन्वेजिनेट है, तो इसके अंदर जब एक तरह का बहुत ज्यादा एयर पुश की जाए, ठीक है, बहुत जोर से पुश की जाए, तो क्या होता है कि एक तरह का ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। ठीक हो गया। और इस कंडीशन को आप ये कहते होते हो कि ये एयर अनीमा है। एयर अनीमा का मतलब क्या होता है कि आपने एक तरह का जोर से प्रेशर पुश करना है। जब आप फुल जोर से प्रेशर पुश करते हो तो जो बंदा होगा वो एक तरह का, उसके अंदर जो गट होगी वो इन्वेजिनेट जो हुई हुई है वो आपकी एक तरह की नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है। तो आपने इस कंडीशन को क्या कहना होता है, आपने ये कहना होता है कि ये जो गट है वो अब ठीक हो गई है। और ये कौन सा नॉन सर्जिकल तरीका होता है। तकरीबन 80 to 90% लोगों के अंदर ये ठीक भी होता है। ठीक है, बंदा ठीक हो जाता है। अगर आपको लगे कि हाँ जी जनाब अब इतना ज्यादा काम बढ़ चुका है, आपने नीमा भी कर लिया, आपने एयर कंट्रास्ट नीमा भी किया, सब कुछ किया, बंदा ठीक नहीं हो रहा, तो अब क्या करना है, आपने कहना है कि अब आपने ये करना होता है कि आपने सर्जिकल रिडक्शन करनी होती है। सर्जिकल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो जो हिस्सा इन्वॉल्व है उसको कट कर देना, बाकी वाले हिस्सों को जोड़ देना आपस में। तो गलती समझ आई कि नहीं आई, जो हिस्सा इन्वॉल्व है उसको आपने कट कर दिया और बाकी वाला जो हिस्सा है उसके एक तरह का जोड़ दिया। तो आपने कहना है कि इसको आपने क्या करना है, क्यों, क्योंकि परफोरेशन ना हो सके, क्योंकि अगर ये परफोरेशन हो गई तो बंदा मिनटों के ऊपर इसकी डेथ हो जाएगी। ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। ठीक होगा बच्चों। और ये सारी की सारी हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अंदर ना जो बच्चा होता है उसको इतनी सवियर पेन होती है कि वही जो बच्चा होता है अपनी टांगों को अपने पेट के साथ लगाने की कोशिश करता है।
अपनी टांगों को अपने पेट के साथ लगाने की इस वजह से कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बहुत ज्यादा पेट के अंदर दर्द हो रही है क्योंकि उसके अंदर जो बावल मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, तो वो जो बच्चा होगा वो क्या काम करेगा, वो जनाब अपनी टांगों को खुद ब खुद ही अपने पेट के साथ लगाने की कोशिश करता है। अब जब ये बच्चा अपनी टांगों को अपने पेट के साथ लगाने की कोशिश करेगा तो इसके नतीजे में जो प्रेशर होता है बच्चों वो कम हो जाता है। जब आपका प्रेशर कम हो जाता है तो आपने ये कहना होता है कि अब जाके क्या है कि एक तरह का इस पोजीशन को आप ट्राइपॉड पोजीशन भी कहते होते हो। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एक बार इधर रीड कर लेते हैं, आपको लगा पता जाएगा कि हाँ जी जनाब वो सारी सारी चीजें हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक तरह का फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप लोगों को पता था कंडीशन इन विच वन पोर्शन ऑफ द बावल इन्वेजिनेट अ टेलीस्कोप इनटू एडजेसेंट सेगमेंट। आपको मैंने क्या कहा कि जब एक बावल दूसरी बावल के अंदर इन्वेजिनेट करती है तो उसको इंटरसेप्शन कहते हैं। यूजुअली प्रॉक्सिमल टू